हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी 2.0। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड के बारे में। इससे पहले मैं आपको समसूत्री विभाजन पढ़ा चुकी हूँ, यानी कि हम लोग पहले क्या पढ़ रहे थे, केंद्रक विभाजन। दो प्रकार का विभाजन बताया था ना मैंने आपको। फर्स्ट पढ़ा था हमने केंद्रक विभाजन यानी कैरियोटाइप, और केंद्रक विभाजन के अंदर फर्स्ट हमने पढ़ा है समसूत्री विभाजन, और सेकंड आज हम पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन कौन सी कोशिकाओं में होता है? कायिक कोशिकाओं में, यानी कि शरीर की हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं, जो जनन कोशिकाएं होती है उनसे उनको छोड़कर बाकी जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सभी को हम बोलते हैं कायिक सेल। जैसे हमारी एपिथेलियम यानी कि अधस्थ त्वचा की कोशिकाएं हैं, हमारी यकृत सेल है, हमारे जो पैनक्रियाज वगैरह जो भी है सभी की सेल्स होती है वो क्या होती है? कायिक सेल होती है। और अर्धसूत्री विभाजन हमारा होता है लैंगिक कोशिकाओं में। लैंगिक कोशिकाएं कौन सी होती है? जो टेस्टिस होते हैं या फिर ओवरी होती है, इनकी जो कोशिकाएं होती है उनको बोलते हैं लैंगिक कोशिकाएं। तो हम कायिक कोशिकाओं में विभाजन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लैंगिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला अर्धसूत्री विभाजन। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो दोस्तों, मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो ये अर्धसूत्री विभाजन होता है ये दो प्रकार का होता है। पहले भी बताया मैंने, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो अर्धसूत्री विभाजन है वो दो प्रकार का होता है। एक तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। तो आज हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि होता क्या है। तो सबसे पहले समसूत्री विभाजन का सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। बस दोनों अवस्थाओं का थोड़ा सा कंपैरिजन करके पढ़ लेना, समझ में आ जाएगी। तो म्यूसिस जो फर्स्ट होता है उसके अंदर कौन सी होती है? पहली पूर्वावस्था, प्रथम। सेकंड है मध्यावस्था, प्रथम। थर्ड है हमारी पश्चावस्था, प्रथम। और फोर्थ है हमारी अंत्यावस्था, फर्स्ट। तो यही अवस्थाएं हम लोग समसूत्री विभाजन में पढ़ चुके हैं और यही अवस्थाएं हमारी अर्धसूत्री विभाजन में है। वैसे इतना सा चेंज है कि ये जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें क्या होता है, जैसे समसूत्री विभाजन हुआ, ये एक सेल है जिसके अंदर कितने क्रोमोसोम है? 46। अब इसका विभाजन हुआ तो दो नई कोशिकाएं बनेगी, उनके अंदर भी कितने क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे? 46। यानी कि कितनी कोशिकाएं यहाँ पे जितना कुछ इसमें था इस सेल में इतना ही आगे बनता है, इसके समान ही नई कोशिकाएं बनती है, इसलिए इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन। और लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? 46 गुणसूत्र होते हैं सेल में, और ये अर्धसूत्री नाम से पता चल रहा है कि इसके गुणसूत्र आधे रह जाते हैं कोशिका विभाजन के बाद। तो कोशिका विभाजन होता है तो 43 गुणसूत्र आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो कोशिका विभाजन से पूर्व जो कोशिका विभाजन की तैयारी करती है, कोशिका विभाजन से पूर्व क्या तैयारी करती है कि ये कोशिका
कोशिका का केंद्रक है इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाती है। लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसके अंदर ये गुणसूत्र की संख्या डबल नहीं होती है, सिर्फ इसमें कोशिका का आकार बड़ा होता है। कुछ भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके ये फूल जाती है आकार में, और फिर धीरे धीरे आगे इसमें विभाजन शुरू हो जाता है। और ये कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन पढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा चार्ट बता रही हूँ, ये थोड़ा ध्यान में रखना कि ये तो अर्धसूत्री विभाजन की 4 अवस्थाएं हैं: पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। तो जो पूर्वावस्था है इसकी सबसे लंबी अवस्था होती है, ये भी 5 अवस्थाओं से मिलकर बनी होती है: लैक्टोटीन, जाइगोटीन, थर्ड है पैकाइटिन, फोर्थ है डिप्लोटीन और फिफ्थ है हमारी डाइकाइनेसिस। तो ये 5 अवस्थाएं हैं पूर्व अवस्था की, यानी कि कहने का मतलब है अर्धसूत्री विभाजन की जो पूर्व अवस्था है वो सबसे लंबी अवस्था होती है। अब इसके बारे में हम लोग एक एक करके डायग्राम से समझते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये इसका छोटा सा चार्ट है। तो फर्स्ट हम कौन सी पढ़ेंगे? लेप्टोटीन। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पूर्व अवस्था में क्या होता है? पहले समसूत्री विभाजन में क्या किया था? एक कोशिका है, उसने पहले अपनी विभाजन करने की तैयारी तो कर ली है, पर इसमें सारे क्रोमोसोम्स क्या है? बिखरे पड़े हैं, कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं, इनका कुछ स्पष्ट पता नहीं चल रहा है। तो ये तो हमारा समसूत्री विभाजन था। इसके अंदर सीधी एक पूर्वावस्था ही आती है, उसकी कोई 5 अवस्थाएं नहीं होती है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन को 5 अवस्थाओं में आगे और बांटा है पूर्वावस्था को। तो ये जो गुणसूत्र होते हैं व्यवस्थित तरीके से हो जाते हैं पूर्वावस्था में, इस तरीके से। तो इसकी जो लैप्टोटीन अवस्था होती है उसके अंदर क्या होता है? जो इसके अंदर गुणसूत्र होते हैं, पहले तो वो एक धागेनुमा संरचना दिखाई देती है हमारी पूर्वावस्था से पूर्व की अवस्था में। लेकिन जब ये लैप्टोटीन अवस्था में प्रवेश करते हैं गुणसूत्र, तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाते हैं। इस प्रकार से स्पष्ट रूप से गुणसूत्र दिखाई देने लग जाते हैं, इस प्रकार से। इसके अंदर क्या होता है? केंद्रिक का आकार भी, इसके अंदर जो केंद्रक पाया जाता है उसका आकार भी थोड़ा बड़ा होने लग जाता है। कोशिका के जो गुणसूत्र है वो भी सही अवस्था में दिखाई देने लग जाते हैं। सेकंड है हमारी जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होते हैं? ये जो गुणसूत्र हैं केंद्रक के अंदर सभी आपस में पेयर के रूप में इस प्रकार से पास में आ जाते हैं। जाइगोट का मतलब ही क्या होता है? युग्मित हो जाते हैं गुणसूत्र इस प्रकार से, और आस पास में आ जाते हैं एक दूसरे के। और थर्ड हमारी अवस्था कौन सी होती है? पैकाइटिन। इसमें क्या होता है कि जो केंद्रक में जो गुणसूत्र हैं वो पैकेजिंग कर लेते हैं आपस में, जैसे इस प्रकार से गुणसूत्र है, इस प्रकार से आपस में जुड़ जाते हैं और इस प्रकार से पास में आ जाते हैं ये। तो यहाँ पे नज़दीक आने का क्या मतलब होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं उनके ऊपर कुछ
पाए जाते हैं इस प्रकार से, जो स्पेशल किसी एक काम को करने के लिए होते हैं। हमारे अंदर हर सेल का एक अलग काम होता है। उसी सेल के अंदर बहुत सारे गुणसूत्र पाए जाते हैं और गुणसूत्रों के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं। तो जैसे किसी रोग को ख़त्म करने के लिए इम्यूनिटी में, हमारी जो इम्यूनिटी है उसके अंदर किसी रोग को ख़त्म करने के लिए ये जीन यहाँ पे पाया जा रहा है। तो उसी प्रकार सभी जीन्स के अलग अलग जगह पे फिक्स होते हैं कि ये जीन इस काम को करेगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो जीन्स होते हैं कोशिका के इस प्रकार से होते हैं गुणसूत्रों के चारों ओर। तो जो पेकाल्टिन अवस्था होती है उसके अंदर क्या होता है कि रिकॉम्बिनेशन हो जाता है डीएनए का, यानी कि पुनर्योगज। पुनर्योगज का क्या मतलब होता है कि डीएनए की स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार से, उसके अंदर थोड़ा सा जो बदलाव आता है उसको बोलते हैं, उसके अंदर कोई नया डीएनए यहाँ से कट के कोई नया डीएनए डाल दिया जाए यहाँ पर काट कर, तो वो डीएनए के अंदर थोड़ा चेंज आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन डीएनए। तो इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन की क्रिया होती है। क्या होता है कि ये जब पास में आते हैं तो इसके गुणसूत्र के कुछ जीन इस गुणसूत्र पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं और इसके जीन यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये जो क्रिया कहलाती है, क्या बोलते हैं इसको, जीन विनिमय। अब ये जीन विनिमय होने का क्या फ़ायदा होता है, इसका ये मतलब है कि जो कोशिका होती है उसके अंदर उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन। सुना है आपने कि जो हम होते हैं, हमारा जो डीएनए होता है, हर इंसान का डीएनए हमारे घर से, मेरा डीएनए मेरे पेरेंट्स से 99% तक हमारा डीएनए सेम है, मैच करता है हमारा। लेकिन 1% डीएनए हमारा अलग है, 1% डीएनए मेरे अंदर चेंज है। वो चेंज किस वजह से आया, क्योंकि यहाँ पे एक जीन विनिमय की क्रिया होती है जिसकी वजह से जो मेरे जीन्स हैं, 1% जीन है मेरे, वो चेंज हो जाते हैं, मेरे थोड़े से लक्षण बदल जाते हैं। तो ये क्रिया होनी बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे अंदर जो विकास की क्रिया है वो नहीं हो पाएगी। हमारे शरीर में कुछ नए चेंजेस आएंगे तभी तो हम अपने आप को वातावरण के अनुकूलित ढाल सकते हैं। तो ये क्रिया इस चीज़ों के लिए ज़रूरी होती है। ये क्रिया हमारी कहाँ पे होती है, पेकाल्टिन अवस्था के अंदर होती है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेज इसकी। अब जीनों का विनिमय हो गया है। 4th नंबर है हमारी डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या होता है कि जो ये कोशिका के अंदर जो डीएनए होते हैं, इस प्रकार से ये गुणसूत्र एक दूसरे के पास में होते हैं, तो ये यहाँ से एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करते हैं। अब इनमें जीनों का विनिमय तो हो चुका है, अब ये अलग अलग होने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से ये दूर हो जाते हैं। तो आगे नेक्स्ट में क्या होता है, 5 नंबर डाइकाइनेसिस। इस अवस्था तक जो ये केंद्रक की झिल्ली है ये भी आधी लुप्त हो जाती है और जो हमारी केंद्रिका है वो भी लुप्त होने लग जाती है और जो गुणसूत्र है वो इस प्रकार से व्यवस्थित तरीके से कोशिका में पड़े हुए दिखाई देते हैं। तो ये थी हमारी 5 पूर्वावस्था की 5 अवस्थाएं। आगे देखते हैं सेकंड है हमारी मध्य अवस्था, फर्स्ट। अब मध्य अवस्था में क्या होता है कि जो गुणसूत्र है वो क्या होते हैं, केंद्रक झिल्ली तो खत्म हो चुकी है, जो गुणसूत्र है वो क्या होते हैं, मध्य की ओर आने लग जाते हैं इस प्रकार से।
और सेंट्रोसोम का तो निर्माण हो जाता है मध्यावस्था तक। पूर्वावस्था में सेंट्रोसोम का निर्माण हो जाता है और इसमें क्या होता है, तर्कुरेशों का निर्माण होने लग जाता है। ये जो गुणसूत्र है वो बिल्कुल कोशिका के केंद्रक की ओर एक रेखा में स्थित हो जाते हैं मध्यावस्था के दौरान। इस प्रकार से तर्कुरेश निर्मित हो जाते हैं। फिर आगे हमारी थर्ड अवस्था होती है पश्चावस्था। इसमें क्या होता है, जो सेंट्रोसोम होते हैं, यहाँ से जो गुणसूत्र है वो यहाँ से गुणसूत्र इस प्रकार से अलग हो जाते हैं। पहले तो ये इस प्रकार यहाँ पे मध्यावस्था में स्थित हो जाते हैं और पश्चावस्था के दौरान ये आधे आधे ये जो पेड़ के रूप में जुड़े हुए हैं जुड़ जाते हैं पहले पूर्वावस्था के दौरान। फिर ये आगे अलग हो जाते हैं पश्चावस्था में। अलग होने के बाद अंत्यावस्था में अंत्यावस्था फर्स्ट जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि इसी कोशिका के अंदर दो केंद्रक बन जाते हैं। एक केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है नई, अंदर एक केंद्रिक का निर्माण हो जाता है इस प्रकार से। और जो गुणसूत्र है वो इस प्रकार से नहीं, व्यवस्थित तरीके से नहीं होते, इस प्रकार से कोशिका के अंदर पड़े हुए दिखाई देते हैं। और कोशिका का केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होते हैं, इसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स ही पाए जाते हैं एक सेल में। एक कोशिका में 23 गुणसूत्र ही पाए जाते हैं, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन है। कोशिका का विभाजन हुआ तो 46 से 23 गुणसूत्र बन जाते हैं। तो ये था अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। इससे आगे कोशिका विभाजन की दो विधियां होती हैं, कोशिका पटलिका और कोशिका खांच विधि। तो इसके इन दो विधियों के द्वारा कोशिका आगे विभाजित हो जाती है दो भागों में। इस प्रकार से कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है। अब इसके बाद में हमारा जो अर्धसूत्री सेकंड आता है, अभी ये कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसी कोशिकाओं में आगे अर्धसूत्री विभाजन सेकंड भी होगा। उसमें क्या होता है, ये अर्धसूत्री विभाजन जो सेकंड है ये बिल्कुल समसूत्री विभाजन की तरह होता है। इसमें क्या होता है, पूर्वावस्था में अब ये 23 गुणसूत्र वाली कोशिका है। अब इसके अंदर कोशिकाओं में फिर से ये गुणसूत्र व्यवस्थित तरीके से इस प्रकार आएंगे पूर्वावस्था में। फिर मध्यावस्था में ये इस प्रकार से कोशिका के केंद्र की ओर आएंगे और इसमें तारकाय का निर्माण पूर्वावस्था में हो जाता है इस प्रकार से। और इसमें क्या होता है, अब इस कोशिका में जहाँ से दो कोशिकाएं बनी है, इसके अंदर कोशिका विभाजन से पूर्व कोशिका अपनी कोशिका विभाजन की तैयारी करती है पूरी। तैयारी से मतलब कि इसमें जो गुणसूत्र है ये जो सिंगल पेयर है, अब इसको डबल पेयर करने के लिए ये डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, यानी कि अपनी फोटोकॉपी बनाएगी। इसमें जितने भी सारे अंगक हैं ये सारे अपनी फोटोकॉपी बनाएंगे, यानी कि गुणसूत्र तो 23 ही है पर क्रोमोसोम्स के साथ में जुड़े हुए हैं दूसरे गुणसूत्र। इसको आगे विभाजित होना है तो ये सारे गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। अब ये तो इसकी मध्यावस्था थी, मध्यावस्था में सारे सेंटर में है। फिर पश्चावस्था में फिर से क्या होता है, ये सेंटर से थोड़े इस प्रकार से सेंटर से दूर चले जाते हैं।
ये सेंट्रोसोम तारकाई रेशों का निर्माण करता है। इन रेशों की वजह से ये परिधि की ओर गमन करने लग जाता है और इस प्रकार आगे ये अंत्य अवस्था में फिर से 2 कोशिकाओं में बदल जाते हैं। और इन कोशिकाओं में भी गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? 23 होती है। पर ये कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री होता है। इसमें कोशिकाओं की संख्या आधी नहीं हुई, 23 थी कोशिकाओं की संख्या, तो आगे लास्ट में भी हमें क्या प्राप्त हुई? 23 प्राप्त हुई। समसूत्री में भी तो ऐसे होता है, 46 से हमें 46 गुणसूत्र ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे अर्धसूत्री सेकंड है, नाम दिया हुआ है इसको, लेकिन होता ये समसूत्री विभाजन ही है। इसके अंदर कोशिका की अंदर 23 गुणसूत्र होते हैं और एंडिंग में भी कितने? 23 गुणसूत्र की ही कोशिका बनती है। तो दोस्तों ये था अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। इसी प्रकार अब हमने क्या किया है, अब तक केंद्रक विभाजन के बारे में पढ़ा कि अभी कोशिका थी, उसका जो केंद्रक था ये 2 भागों में बटा है। अब आगे क्या पढ़ेंगे हम? कोशिका द्रव्य विभाजन। अब ये भाग भी विभाजित होगा। इस भाग को विभाजित करने के लिए 2 विधियां पाई जाती है। फर्स्ट होती है कोशिका खांच विधि, और सेकंड होती है कोशिका पटलिका विधि। तो इसमें कोशिका खांच विधि होती है, ये कोशिका जंतुओं में, ये विभाजन सिर्फ जंतुओं में होता है, और कोशिका पटलिका विधि पादप कोशिकाओं में। तो इनमें यह अंतर है। खांच का मतलब कि एक कोशिका के अंदर इस प्रकार से एक खांच का निर्माण हो जाता है, यहाँ से खांच बनती है इस प्रकार से, तो कोशिका 2 भागों में बट जाती है इस प्रकार से। और कोशिका पटलिका विधि का मतलब है यहाँ पे जो बाहरी भित्ति होती है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इस प्रकार से कोशिका के बीच में एक कोशिका पटलिका बन जाती है, यानी कि कोशिका भित्ति अंदर की ओर गमन करते हुए एक भित्ति का निर्माण कर लेती है, जिसकी वजह से कोशिका विभाजित हो जाती है 2 भागों में। तो दोस्तों ये था हमारा कोशिका विभाजन। आज हमारा कोशिका विभाजन का ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और साथ में समझ भी आया होगा। तो दोस्तों सेकंड ग्रेड की भर्ती आ चुकी है, सभी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो मेरे ये वीडियोस आपके बहुत यूज़फुल है, क्योंकि मैंने आपको सेकंड ग्रेड का ही सिलेबस करवाया है इन वीडियोस में। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू दोस्तों।